इस वीडियो में हम बात करेंगे रेंट एग्रीमेंट की, लीज़ एग्रीमेंट की और लिव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट की। इनमें से कौन सा बेटर है। देखिए, कई बार क्या होता है कि जो मकान मालिक होता है जिसने अपनी प्रॉपर्टी किसी को रेंट पे देनी होती है, तो उसको एक टेंशन होती है कि कई बार क्या होता है कि जो रेंट पर प्रॉपर्टी लेते हैं, अगर वो ज़्यादा समय तक उस प्रॉपर्टी पर रहते हैं, चाहे वो किराएदार के रूप में रहते हैं, तो कई बार वो आसानी से खाली नहीं करते और इसके लिए हज़ारों लाखों केस चल रहे हैं इंडिया की अदालतों के अंदर। तो अब कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी और आपने टेम्परेरी यूज़ के लिए किसी को देनी है, तो उसके लिए रेंट एग्रीमेंट से जो बेहतर आपके पास विकल्प है, ऑप्शन है, वो है लिव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट का, जो कि पहले कम यूज़ होता था लेकिन आजकल जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा है और इसके बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। तो आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि रेंट एग्रीमेंट क्या होता है, मतलब इससे डिफरेंट क्या है, लिव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट में क्या डिफरेंस है और ये कैसे बेटर है। देखिए, सबसे पहले तो इसमें मैं आपको ये बता देता हूँ कि ईजमेंट एक्ट के सेक्शन 52 के अंतर्गत लिव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट का जो है वो प्रोविज़न दिया गया है। अब इसमें क्या है कि इसमें बिना किसी रिटर्न के भी जो मकान मालिक है वो प्रॉपर्टी किसी को टेम्परेरी यूज़ के लिए दे सकता है, अपने किसी रिश्तेदार को, किसी जान पहचान वाले को या किसी को भी। और इसमें अगर अगर रखनी चाहते हैं तो वो कंडीशन रख भी सकते हैं कि महीने का, मंथली का कोई भी कंपनसेशन भी रख सकते हैं। और ये किसी मतलब प्रॉपर्टी को, किसी प्रेमिसेस को अगर टेम्परेरी यूज़ करना है किसी ने। अब रेंट एग्रीमेंट में क्या होता है कि इसमें एक कंडीशन होती है कि इतने से इतने समय तक जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर जो कब्ज़ा है वो टेनेंट का रहेगा, जिसने रेंट पर प्रॉपर्टी ली है उसका रहेगा। तो उससे पहले अगर मकान मालिक चाहे भी, जैसे मान के चलिए 11 महीनों का किसी ने अग्रीमेंट कर लिया, रेंट एग्रीमेंट कर लिया, और मकान मालिक को 2 महीनों के बाद ही उस प्रॉपर्टी का मतलब कब्ज़ा चाहिए, तो वो नहीं ले पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी कंडीशन ऐसी बनाई गई है रेंट एग्रीमेंट में कि आप 11 महीने तक आपको जो है वो प्रॉपर्टी अपने रेंट पर दे दी है, तो उससे पहले आप खाली नहीं करवा सकते। या फिर जो कंडीशंस उस रेंट एग्रीमेंट में दी हैं, अगर कोई वायलेशन करता है रेंट एग्रीमेंट का, तभी आप ऐसा एक्शन ले सकते हैं। लेकिन जो लिव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट है, इसमें मकान मालिक जब कभी भी चाहे उसी टाइम उस प्रॉपर्टी को खाली करवा सकता है। इसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि इतने दिनों के बाद या ऐसा कोई नोटिस देना पड़ेगा, कुछ भी ऐसा नहीं है। लिव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट की सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आज आपने प्रॉपर्टी लिव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट के तहत दी है किसी को टेम्परेरी यूज़ के लिए, तो आप अगर कल उसको खाली करवाना चाहें तो खाली करवा सकते हैं। इसमें ऐसी कोई कंडीशन है नहीं है। इसकी सबसे ख़ास बात यह है। इसके अलावा दूसरा जो सबसे ख़ास कारण है वो ये है कि लिव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट के अंदर जो प्रॉपर्टी किसी लैंडलॉर्ड से, मकान मालिक से लेता है यूज़ करने के लिए, उसका किसी भी प्रकार का कोई भी इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होता है इस लिव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट के तहत। और जो रेंट पर या लीज़ पर लेता है उसका उस प्रॉपर्टी के ऊपर कब्ज़ा रखने का, चाहे कुछ महीनों का हो या कुछ सालों का हो, कब्ज़ा रखने का एक इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है रेंट एग्रीमेंट में या लीज़ एग्रीमेंट में, कि ये प्रॉपर्टी 2 साल के लिए मैंने रेंट पे ले ली है, तो उसका कब्ज़ा रखने का रेंट क्रिएट हो गया। लेकिन लिव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट में किसी भी प्रकार का कोई भी मतलब इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होता है जिसने प्रॉपर्टी यूज़ करने के लिए ली है। और रेंट एग्रीमेंट या लीज़ एग्रीमेंट में कंडीशंस के अकॉर्डिंग अगर टेनेंट चाहे, किराएदार चाहे, तो बिजली या पानी का कनेक्शन भी अपने नाम पर ले सकता है। लेकिन लिव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट के तहत जो प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा है थोड़े समय के लिए, वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता है। और इसमें सबसे ख़ास बात यह है कि रेंट एग्रीमेंट में टीनेंट जो होता है, टेनेंट मतलब किराएदार जो होता है, अगर उसको इल्लीगल तरीके से घर से बाहर निकाला जाए, अगर जैसे जो कंडीशंस हैं, अगर उसके विपरीत जाकर जो कंडीशंस लिखवाई गई हैं रेंट एग्रीमेंट में, उससे विपरीत जाकर ज़बरदस्ती या इलीगल तरीके से, किसी भी तरीके से उसको उस मकान से या उस प्रॉपर्टी से अगर निकाला जाए, तो जो किराएदार होता है वो लीगल एक्शन भी ले सकता है, कोर्ट में भी जा सकता है।
अदालत में भी जा सकता है, केस भी कर सकता है। लेकिन जो लिव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट है उसके तहत ऐसा कोई भी एक्शन जो जिसको प्रॉपर्टी मिली है थोड़े समय के लिए यूज़ करने के लिए, वो कोई भी लीगल एक्शन नहीं ले सकता, कोई भी लीगल स्टेप नहीं ले सकता है। इसके अलावा जो डिफरेंस है रेंट एग्रीमेंट में, लीज एग्रीमेंट में और लिव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट में, वो ये है कि जो रेंट एग्रीमेंट होता है वो ट्रांसफरेबल भी होता है और इनहेरिटेबल भी होता है। मतलब कहने का ये है कि मान के चलिए किसी ए नाम के व्यक्ति ने प्रॉपर्टी जो है वो बी नाम के व्यक्ति से किराए पर ली। ये किराएदार है ए नाम का व्यक्ति, ये बी नाम का व्यक्ति मकान मालिक है। तो ए नाम के व्यक्ति की डेथ हो जाती है, एग्रीमेंट है 1 साल का, तो 2 दिनों के बाद ही ए नाम के व्यक्ति की डेथ हो जाती है। तो उसके बाद जो ए नाम के व्यक्ति का परिवार है, जो फैमिली है, वो ऑटोमेटिकली उस एग्रीमेंट की हकदार हो जाती है और जो भी चाहे 1 साल का एग्रीमेंट हुआ है चाहे 2 साल का एग्रीमेंट हुआ है तब तक वो किराएदार माने जाएंगे, क्योंकि वो ए के लीगल हियर्स हैं, मतलब ए के उत्तराधिकारी हैं, उसकी फैमिली है। तो ये प्रॉपर्टी जो रेंट एग्रीमेंट होता है या लीज एग्रीमेंट होता है वो ट्रांसफरेबल भी होता है और इनहेरिटेबल भी होता है। अब मान के चलिए यही कंडीशन लेते हैं लिव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट में कि ए नाम के व्यक्ति ने जो बी नाम का व्यक्ति मकान मालिक है उससे लिव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट के तहत प्रॉपर्टी ली है यूज़ करने के लिए। अगर ए की डेथ हो जाती है लिव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट के अंदर, तो उसके बाद ये ऑटोमेटिकली जो एग्रीमेंट है अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। इसमें इसकी फैमिली का कोई लेना देना नहीं है, ये ना ट्रांसफरेबल है ना ही इनहेरिटेबल है। अब ट्रांसफरेबल का मतलब क्या है? इनहेरिटेबल तो आपने समझ लिया। ट्रांसफरेबल का मतलब ये है कि जिसने रेंट पर मतलब प्रॉपर्टी ली है या लीज़ पर ली है, वो आगे किसी को अगर ऐसी कोई कंडीशन नहीं लिखवाई गई है रेंट एग्रीमेंट में कि सब लीज़ पर नहीं देनी है प्रॉपर्टी, तो वो आगे किसी को प्रॉपर्टी सब लीज़ पर भी दे सकता है। तो ये ख़ास बात है इसमें। लेकिन लिव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता है वो व्यक्ति जिसको आपने प्रॉपर्टी टेम्परेरी समय के लिए यूज़ करने के लिए दी है लिव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट के तहत। तो ये इसमें ख़ास बात है। अब पहले तो हमने बात की थी अगर किराएदार की डेथ हो जाती है, लेकिन अगर मकान मालिक की डेथ हो जाती है, जहाँ कोई भी प्रॉपर्टी है जिसका वो मतलब मालिक है, उसकी अगर डेथ हो जाती है बी नाम के व्यक्ति की, तो रेंट एग्रीमेंट के तहत तो वो जो रेंट एग्रीमेंट है उतने समय के लिए जब तक बना है तब तक वो किराएदार उस प्रॉपर्टी पर काबिज़ रहेगा ही रहेगा, चाहे मकान मालिक की डेथ हो गई। लेकिन लिव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट के तहत अगर मकान मालिक की डेथ हो जाती है, मालिक की जो प्रॉपर्टी का मालिक है उसकी डेथ हो जाती है, तो लिव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट जो है अपने आप ही ख़त्म माना जाएगा। तो ये इसकी ख़ास जो है मतलब एक कंडीशंस है और दोनों में जो ख़ास डिफरेंस ये भी है। रेंट एग्रीमेंट में और लीज़ एग्रीमेंट में अगर जो किराएदार है वो चाहे तो कुछ हद तक कुछ कंडीशंस के तहत वो प्रॉपर्टी के अंदर थोड़े बहुत चेंजेस कर भी सकता है। लेकिन लिव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसने प्रॉपर्टी थोड़े समय के लिए यूज़ के लिए मतलब ली है किसी से, वो उसमें प्रॉपर्टी में कोई भी किसी भी प्रकार का किसी भी तरीके से चेंजेस नहीं कर सकता है। तो इस तरीके से अगर आपने प्रॉपर्टी कुछ समय के लिए किसी को देनी है, देखिए अगर लंबे समय के लिए कोई प्रॉपर्टी आपने किसी को भी देनी है तो फिर रेंट एग्रीमेंट या लीज़ एग्रीमेंट ही बनता है। लेकिन अगर थोड़े समय के लिए कुछ महीनों के लिए देनी है तो लिव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट कहीं ज़्यादा बेहतर है। इसमें आपको कोई टेंशन नहीं होती है, कोई भी लीगल एक्शन नहीं ले सकती है सामने वाली पार्टी, ना ही कोई किसी प्रकार का उसका इंटरेस्ट क्रिएट होता है, ना ही वो कोई प्रॉपर्टी में चेंजेस कर सकते हैं, ना ही लीगल एक्शन ले सकते हैं। कभी भी आप प्रॉपर्टी खाली करवा सकते हैं। तो इस तरीके से रेंट एग्रीमेंट से ये कहीं ज़्यादा बेहतर है लिव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट, जो कि ईजमेंट एक्ट के सेक्शन 52 में इसको टेम्परेरी यूज़ के लिए मतलब इसकी प्रोविज़न दी गई है। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर होंगी काफ़ी चीज़ें। मैंने सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कोई भी इशू हो, कोई आप डिस्कस करना चाहते हैं, किसी और जुडिशियल पॉइंट पर भी डिस्कस करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको जानकारी मिलेगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो कैसी लगी।
और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे ऐसे किसी और जुडिशियल पॉइंट के ऊपर, बिल्कुल सिंपल तरीके से। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ये दोस्तों के साथ और लाइक ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।